आज हम चलते हैं बाल मुकुंद जी का श्रेष्ठ निबंध एक दुराशा पर। बाल मुकुंद गुप्त जी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार है। यह जो निबंध उस समय में लिखा गया है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। वे भारतीयों पर जुल्म कर रहे थे, इसीलिए लेखक ऐसे भारत की जो कल्पना करते हुए जहाँ सब खुशहाल हो, जहाँ कोई शोषित नहीं हो, ऐसे भारत की जो कल्पना करते हुए उस समय में इस निबंध को लिखा था। लेकिन उनकी जो आशा है वह कभी पूर्ण नहीं होने वाली है, कठिन आशा बनकर रह जाती है। इस निबंध में लेखक ने भारतीयों की दैनिक स्थिति एवं लाचारी और अंग्रेजों का शोषण, रूप एवं अधिकार दाह का चित्रण किया है। इस निबंध के प्रमुख पात्र शिवशंभु शर्मा हैं। इनकी कल्पना के सहारे अपने ही विचारों को लेखक ने बताने का प्रयास किया है। शिवशंभु शर्मा स्वयं लेखक ही है। पहले के सुंदर युग को याद करते हुए, यानी कि राजा महाराजा का काल, यानी कि राजकाल, अर्थांतर अंग्रेजों के युग के साथ तुलना करते हुए पहले का ही युग श्रेष्ठ मानते हुए अंग्रेजों के सरकार का विरोध करते हैं। शिवशंभु शर्मा भाग्य नशे में खो गए हैं। वह लेटे लेटे सपने देख रहे हैं। तभी उन्हें होली का एक गीत सुनाई देता है। चलो चलो आज खेलें होली कन्हैया के घर। इनको ऐसा एक गीत सुनाई देता है जो होली का मधुर गीत का वातावरण भी सुहाना है, क्योंकि तभी रिमझिम वसंत ऋतु का समय था। उसी समय शिवशंभु गीत के अर्थ को जानने का प्रयास करते हुए याद करते हैं ब्रिजवासी कृष्ण का घर, जो राजा का घर था, उसे याद करते हैं। उस समय राजा भी प्रजा के साथ आनंद से होली का त्यौहार मनाते थे और आनंद मनाते थे। राजा और प्रजा में कोई भी भेदभाव नहीं था, सब खुश थे। लेकिन आजकल के युग में किस तरह है, इसके बारे में भी लेखक बाल मुकुंद जी अपने निबंध में लिखे हैं। इस बात को इस संदर्भ के साथ जोड़ते हुए लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी कहते हैं, शिवशंभु शर्मा अपने मित्रों के साथ रंग गुलाल लेकर होली खेलने जाए तो कहाँ जाएं, क्योंकि राजा साफ सुंदर बाग है। मतलब कि पुराने ज़माने में राजा और प्रजा दोनों मिलके होली का त्यौहार मनाते थे, मगर अब हम होली अंग्रेज़ों के साथ कैसे खेलें। उनके साथ होली खेलनी तो है, मगर वे 7 समंदर पार है। 7 समंदर पार हम कैसे वहाँ जाके होली खेले। अंग्रेज़ों की जो रानी है विक्टोरिया, वो ना भारतवासियों को देखी है, ना भारतवासी रानी विक्टोरिया को देखे हैं। यहाँ पे तो राजा और प्रजा दोनों मिल के होली का त्यौहार मनाते थे। अब यहाँ एक दूसरे को ही देखे नहीं है तो होली का त्यौहार कैसे मनाएं। मगर लेकिन उनका जो प्रतिनिधि है वो भारत में रहता है, मगर उसके घर भी जाकर होली का त्यौहार हम मना नहीं सकते, क्योंकि वह जाना माना है, पहुंचा हुआ आदमी है। लेखक यहाँ राजा और प्रजा के बीच का जो प्रेम तालमेल है वो बता रहे हैं। अंग्रेज आ जाने के बाद इसमें कितना अंतर आया यह समझा रहे हैं। आप सबने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा कि लॉर्ड मैकियावेली और वेलेस्ली जैसे ऑफिसर्स भारत पे आकर अधिकार करते थे, उनकी प्रतिनिधि के रूप में। किनके प्रतिनिधि के रूप में? विक्टोरिया रानी के प्रतिनिधि के रूप में वो भारत पे अधिकार करते थे, मगर उसके घर भी जाना मना था। अभी राजा और प्रजा में अंतर है, भेद है, जो पहले नहीं था। यही बात को लेखक अंग्रेजी ऑफिसरों को व्यंग्य करके कह रहे हैं, जो जन सेवक होते हुए भी जनता के सामने नहीं आते, जनता के दुख दर्द को नहीं समझते। इसलिए लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी कहते हैं, सूर्य है धूप नहीं, चांद है चांदनी नहीं। माय लॉर्ड नगर में रहते हुए भी शिवशंभु शर्मा जैसे आम आदमी उनको मिल नहीं सकते तो होली दूर की बात है। उन्हें मिलने के लिए भी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो होली खेलना तो बहुत दूर की बात है। इस संदर्भ में लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी को जहांगीर की याद आती है। क्यों जहांगीर की याद आती है? जो दिन में तो लोगों की सेवा करते ही थे, मगर रात में भी अपनी प्रजा को कोई संकट ना आए, इसीलिए वो अपनी शयन नगर में ना एक घंटा लगाए थे, क्योंकि रात में कोई प्रजा परेशान होके कोई प्रॉब्लम में आए तो परेशानी में मदद के लिए आए तो उनको पता चल जाए, वो उस परेशानी का कोई
हल निकाल पाए, इसलिए वो अपनी शयननगर में ना एक घंटा लगाए थे। मगर अब ऐसा कहाँ। लेखक कहते हैं कि अब ऐसा कहाँ। लेखक कहते हैं कि वे 7 समंदर पार से आए हैं, सबसे नहीं एक से मिलकर भी दिल का हाल पूछ ले तो सब ठीक हो जाएगा। लेखक कह रहे हैं कि वो 7 समंदर पार से भारत पे हुक्म करने के लिए आए हैं, अधिकार करने के लिए आए हैं। उन्हें सबके साथ मिलके बैठ के टाइम निकाल के बात करने की ज़रूरत नहीं है। वह किसी एक के साथ प्रेम से टाइम निकाल के फुर्सत से उसका दिल का हाल, उसकी समस्या पूछ ले तो सब ठीक हो जाएगा। मगर उनके पास गरीब जनता के लिए टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। जबकि माय लॉर्ड खुद कहते हैं कि ड्यूटी में बंधा हुआ हूँ मैं, फिर यहाँ आया हूँ, मगर ड्यूटी कुछ नहीं, सब शून्य है। अगर वे सच्चे मन से कलकत्ते को ही देख लेते तो दया के बारे में पता चल पाता, मगर ये भी उनसे न हो सका। उनका पूरे 6 साल हॉलवेल का जो स्मारक है लॉर्ड बनाने में, यानी कि लोहे का जो स्मारक है, यानी विक्टोरिया महल बनाने में, रोशनी, अच्छे फुटपाथ बनाने में ही बीत गया। मगर लोगों की जो जीवन है वो नर्क से भी बढ़ के एकदम बदतर बना दिया। अगर देखा जाए भारत के लोग कैसे जी रहे हैं तो पेड़ सोरों की तरह जी रहे हैं। पेड़ सोरों की तरह मतलब सूखे हुए पेड़ पौधों के जैसे जी रहे हैं। घटे झोपड़े में सो रहे हैं, जो फटा हुआ झोपड़ा है उसमें सो रहे हैं। बड़े बड़े नाले बह रहे हैं, कचरे का ढेर है, यानी बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। मैले कुंचले कपड़े पहने हुए हैं, इतनी मजदूरी करा रहे हैं कि वे कपड़े मैले कुंचले मतलब फटे हुए कपड़े पहने हैं। लेखक कह रहे हैं कि कृपया करें, इनके तरफ देखें, इनके दुख दर्द को समझें, इनकी दुख दर्द को दूर करें। यह भारतीयों की दुर्दशा है कि दुर्भाग्य है कि अपने ही जन्म भूमि में उनके लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है और खुशी भी नहीं है। और आगे बाल मुकुंद गुप्त जी कहते हैं, यह जो देश है अच्छे लोगों का देश है। यहाँ राजा विक्रमादित्य रहा करते थे। हमने जहांगीर के बारे में तो देख ही लिया, अब विक्रमादित्य क्या करते थे। आपको विक्रमादित्य के बारे में पता है। विक्रमादित्य ना अपनी प्रजा की जो समस्या है वह जानने के लिए रूप बदल के, अपना वेश बदल के ना प्रजा के बीच में जाया करते थे। उनकी जो समस्या है, जो परेशानियां हैं वो खुद फील करते थे। फील करने के बाद वो समस्या की वो समाधान ढूंढने का प्रयास करते थे, उनका सल्यूशन देते थे। और अकबर बीरबल ना अपने जो दरबार में किसी एक सदस्य को जनता के बीच में भेज के उनकी समस्या को जानते थे और उसका परिहार करते थे। मगर अब ऐसा कहाँ। अब जो वक्त है वायसराय और गवर्नर का वक्त है, जो भारतीयों को दुख दर्द के सिवा कुछ नहीं दे सकता। वायसराय और गवर्नर का वक्त है, जो भारतीयों को दुख दर्द के सिवा कुछ नहीं दे सकता, उनका हाल चाल कुछ नहीं पूछ सकता। लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी कहते हैं कि ये इस निबंध में कहना चाह रहे हैं कि भारत ना जो अंग्रेज़ आ जाने से पहले कैसा था और अंग्रेज़ आ जाने के बाद कैसा है, कैसा बन गया है। यहाँ के लोगों की क्या सिचुएशन है, दुर्दशा हो रही है, कि किस समस्या से जूझ रहे हैं, इस निबंध में बताने की कोशिश किए हैं। जो उनकी आस है एक निराशा बन के रह गई है, एक